हम बात करने जा रहे हैं आइजैक न्यूटन के बारे में, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट थे किसमें, हिस्ट्री ऑफ साइंस। यानी कि कुल मिला के वो फिजिक्स को बहुत अच्छे जानने वाले थे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर 10 है, जिसके पेज नंबर 133, ठीक है, पे हम ये देख रहे हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के जो हमने आपको समझाया था पिछले वाले लेक्चर में, तो उसके जस्ट अगला पेज है। तो मुझे लगा कि ये आपको पता होना चाहिए कि सर आइजैक न्यूटन कौन थे। वो उनका बहुत बड़ा कह सकते हो एक योगदान रहा है हमारी फिजिक्स में और मैथमेटिशियन में। तो वो क्या थे, कहाँ, मतलब उनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री वो एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर आइजैक न्यूटन जो जन्म हुआ था वो वुल्सथ्रॉप यानी इंग्लैंड के ग्रेंथम के निकट हुआ था। यानी कि सर आइजैक न्यूटन वाज बोर्न द वुल्सथ्रॉप नियर टू ग्रेंथम, इंग्लैंड। ही इज जनरली रिगार्ड इन द मोस्ट ओरिजिनल द इनफेंशियल थ्योरी इन हिस्ट्री ऑफ द साइंस। मैं कह रहा था वो बहुत ही इनफेंसिलेबल थे, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली थे किस में, फिजिक्स में। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ही वॉज द बॉर्न इन पुअर फार्मिंग फैमिली, यानी कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। बट ही वॉज नॉट गुड एट द फार्मिंग, यानी कि वो फार्मिंग में अच्छे नहीं थे। ये तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि वो फार्मर होते, वरना तो वो आज। ही वॉज सेंट टू स्टडी टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1661, और वो इसके लिए जब वो फार्मिंग में अच्छे नहीं थे तो उसके बाद वो 1661 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए। उसके बाद क्या हुआ, 1665 में शायद आप लोगों ने नहीं सुना, जैसे कि कोरोना वायरस अब चल रहा है, ऐसे ही एक ज़माने में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई थी जिसका नाम था प्लेग। ठीक है, तो 1665 में कैम्ब्रिज में जो है एक प्लेग फैल गया, मतलब बीमारी फैल गई वो, जिससे अब फैली हुई है। तो न्यूटन को 1 वर्ष के लिए, यानी कि 1 साल के लिए उनको क्या मिला, रेस्ट मिला, यानी कि कॉलेज से गैप मिला उनको। यहाँ पे ये वाला लिखा है, ब्रॉक टू आउट ऑफ कैम्ब्रिज एंड न्यूटन टू ईयर ऑफ हिज ड्यूरिंग द दिस डेट द इंसिडेंट ऑफ द एप्पल फेलिंग ऑन हिम इट्स सेड टू हैव द ऑक्यूर्ड। और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फेमस वो पॉइंट सुना हुआ है कि एक सेब गिरा था और न्यूटन ने उसके बारे में बताया। मैंने जस्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो जब 1665 में कैम्ब्रिज में जब प्लेग फैल गया था तो उन्होंने 1 वर्ष की उनको क्या मिल गई, छुट्टी मिल गई। और ऐसे में ही बोला जाता है कि जो ऊपर से सेब गिरने वाली क्या बोलते हैं, जो घटना हुई थी वो उसी टाइम हुई थी। ठीक है, उसके बाद न्यूटन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द कनेक्टिंग टू ग्रेविटी विद द फोर्स ऑफ द कैप्ट ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट। और जब ये वाला इंसिडेंट हुआ तो इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने मून की जो ऑर्बिट में जो ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन है उनके बीच में उसको कनेक्ट करने का, यानी कि उनकी कनेक्टिंग करने की जो कोशिश थी वो उसको थी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अर्थ उसको खींच रही है तो वो मून के ऑर्बिट के बारे में सोच रहे थे, और इसी संभावना को करते हुए तो वहाँ पे क्या हुआ, दिस लेड हिम टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी बात को सोचते हुए किसका, जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, जो मैंने आपको पीछे बताया कि जितनी भी जो हमारी चीज़ें हैं, यानी कि क्या है उसका एक मेन पॉइंट जो है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट डायरेक्ट अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग देयर द सेंटर। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको हम कह सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विद ए प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी द फॉर्मूला कह सकते हो अगर आपको कोई, यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स का वो अट्रैक्ट करता है एवरी ऑब्जेक्ट को अपने मास और अपने डिस्टेंस के, तो इन्वर्सली एंड मास के प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली उसके इक्वल। ठीक है, यानी F बराबर GM अपॉन डी स्क्वायर है आर स्क्वायर, आर भी कहते हैं इसको, यानी बीच की दूरी को आर भी कहते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे चल रही थी, तो इसी कंडीशन में उनको एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बताया। यहाँ पे एक बहुत ही बात ध्यान देने वाली, इट इज़ द रिमार्केबल दैट मैनी ग्रेट साइंटिस्ट बिफोर हिम न्यू इज द ग्रेविटेशन बट इज द फेलिंग टू रीजन इट। मतलब इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने बता दिया था ग्रेविटेशन के बारे में। और आपको बता दो, एक उज्जैन के रहने वाले थे जिन्होंने न्यूटन से 100 साल पहले ही बता दिया था, हमारे इंडिया के। अब मैं
नाम भूल गया हूँ, सो सॉरी। तो उन लोगों ने 100 साल पहले ही बता दिया था कि ग्रेविटेशन के बारे में, कि ग्रेविटेशन जैसी कोई चीज़ है। लेकिन क्या है कि उनके पास शायद कोई तथ्य नहीं रहा होगा, यानी कि कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं था। वो इसको समझाने में कि ये क्या है, वो क्या थे, फेल रहे। इज न्यू टू ग्रेविटी बट फेल टू रीजन। ठीक है, ओके। न्यूटन फॉर्मुलेट द वेल नोज लॉ ऑफ मोशन, यानी कि आपको पता ही है कि न्यूटन ने जो हमारे मोशन के 3 हमें नियम बताए हैं। तो न्यूटन ने अपने जो मोशन के एक बहुत ही फेमस नियम के बारे में हमें बताया। ही वर्क ऑन द थ्योरीज टू ऑफ लाइट एंड द कलर। उन्होंने रंगों के सिद्धांत पर, यानी कि प्रिंसिपल पर भी वर्क किया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ही डिज़ाइन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू कैरी आउट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। द उन्होंने जो है खगोल, समझते हो आप, एस्ट्रोलॉजी, यानी उन्होंने खगोल परीक्षण के लिए, यानी कि जांच के लिए एक क्या बनाया था, एक टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया था। ठीक है, न्यूटन वाज, अभी तो कुछ मिस्टेक होती है उसके लिए सॉरी। ठीक है, न्यूटन वाज आल्सो ए ग्रेट मैथमेटिशियन। ये मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आप उन्हें कभी भी विकीपीडिया में सर्च करोगे, मतलब गूगल में सर्च करोगे, तो हो सकता है आपको वो फिजिक्स ना लिख के उनके नीचे, साइंटिस्ट ना लिख के उनके नीचे मैथमेटिशियन लिखा है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, वो बहुत और मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच, यानी कि ही इन्वेंट ए न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ए कैलकुलस। और आपको शायद अब तो नहीं पता होगा, लेकिन पहले 12th में कैलकुलस नाम की एक अलग बुक होती थी। हालांकि अब बीएससी में पढ़ने को आपको मिलेगी। हालांकि 12th में भी है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन नाम की चीज़ें उसमें आती हैं। कैलकुलस में सेकंड बुक है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट, कलन कहते हैं हिंदी में, ध्यान रख लेना। हाँ ठीक। तो ये कह रहा है, ही यूज टू प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट क्लाउड दैट इज स्पेयर ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी इज द स्पेयर बिहेव इफ द होल इट मास इज द कॉन्सेंट्रेट एट द सेंटर। यानी कि इन्होंने जो हमारी कैलकुलस के बारे में बताया, इन्होंने इसका जो यूज़ किया वो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए है कि जो एक समान डेंसिटी, मतलब घनत्व वाले जो गोले हैं, उनके बाहर की जो वस्तुओं के लिए उनका जो व्यवहार होता है वो इस प्रकार का होता है, जैसे कि उसका टोटल जो उसका मास है वो उसके सेंटर पे क्या होता है, फोकस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद न्यूटन का जो, आगे चलते हैं, तो फिजिकल साइंटिस्ट द 3 लॉ ऑफ द मोशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज, यानी कि आपको अगर पता हो तो न्यूटन का जो 3rd लॉ है किसका, मोशन का, वो है एक्शन टू रिएक्शन। तो उन्होंने अपने 3rd नियम को ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के साथ कनेक्ट किया और उसको पूरी जो साइंस की जहाँ पे कहते हैं ना, उसको पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने क्या क्या मील का पत्थर कह सकते हो कि स्टोन, द साइंटिस्ट रिवॉल्यूशन द 7th, यानी कि 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में वो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव का हो गया। तो उन्होंने देखो, उसकी एक और ख़ास बात मैं मानता हूँ कि जो 7th सेंचुरी है, तो न्यूटन वन द कंबाइंड, यानी न्यूटन ने अपने साथ जिन लोगों को, मतलब जिनका यूज़ करके काम किया था, वो बहुत बड़े बड़े नाम थे, निकस कैपलर, गैलीलियो, वह बहुत अदर लोग बाग, जिनके बेस्ड पे उन्होंने अपने इसको पूरी तरीके से अब हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है, साथ में काम करने पे ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट पहले से ही हैं। तो इनकी चीज़ें ये न्यूटन से भी पहले थे, तो इनको इन्होंने साथ लेके इस बात को सॉल्व किया। तो इस वजह से इनको ज़्यादा, इनके पास बहुत सारे प्रूफ थे इसको साबित करने के कि ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया कि न्यूटन का जो बर्थ है वो 1642 में हुआ था और उनकी जो मौत थी वो 1727 में हुई थी, यानी कि जर्मनी में ही वो शायद मरे थे, नॉट श्योर बट आई थिंक। और ठीक है, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कैसे अनुमान लगा लिया कि उनका जो कि इन्वर्स जो स्क्वायर रूल है उसको उन्होंने कैसे पता करा। हाउ डिड न्यूटन गेस द इन्वर्स स्क्वायर रूल। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, देयर वाज ऑलवेज बीन ए ग्रेट इंटरेस्ट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि जो हमारा जो हमेशा से इंटरेस्ट रहता है किसमें, जो प्लैनेट्स हैं उनके मोशन के बारे में। बाय द 16th सेंचुरी इज द लॉट ऑफ द डेट ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट हैज बीन द कलेक्टेड बाय मैनी एस्ट्रोनॉमर्स, मतलब कि जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमर्स के ऊपर जो वर्क करते हैं, जो एस्ट्रोनॉलीज होते हैं, एस्ट्रोनॉमर जिनको हम खगोल शास्त्र में कहते हैं, ठीक है, वो एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं उनको। उन्होंने क्या बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया होता 16th सेंचुरी तक, और उनके बारे में बहुत सारी बातें उनको पता थी। तो यहाँ पे है जॉनसन कैपलर, ठीक है, ड्राइव्ड देयर 3 लॉ
विच इज़ द गवर्न द मोशन ऑफ द प्लैनेट, दे आर कॉल्ड केपलर्स लॉ देयर आर। तो केपलर के थर्ड नियम इन बेसिस पे डिपेंड थे, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था, प्रॉपर प्रूफ नहीं था। वो केपलर के लॉ तो हमको पता है, लेकिन केपलर के लॉ तो ठीक है कि उन्होंने बोला द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज द इलिप्स विद द सन इज द वन ऑफ द फोसी, यानी कि हर जो हमारा प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमता है, सेंटर में हमारा सूर्य है, मतलब बहुत बहुत सारी बातें उनको बताई इस तरीके से। ये जो आपने दिख रहा है, उन्होंने बताया कि जो हमारे सारे जो प्लैनेट हैं वो एक इलिप्सियल कंडीशन में सूरज के चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते हैं, और सूरज के फोकस पर होता है। यहाँ इन्होंने जो दिखाया ओ जो है वो सन की कंडीशन है। सेकंड लॉ में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो हमारा सन है, ये लाइन जॉइनिंग टू प्लैनेट एंड द सन sweep equal to area to equal interval of time, this is the time of travel from A to B is the same as the from C to D, then is the area OAB। ये दिख रहा है ना आपको OAB, ये वाला जो OAB, ठीक है, ये वाली कंडीशन OAB एंड OCD, OCD, यानी उन्होंने सेकंड लॉ में सिर्फ इतना बोला है कि जो राउंड लगाते हैं ना वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। मतलब कैसे, जैसे कि आपने देख रहे हो, मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है आपको, है ना, तो ये मान लेते उसने 1 घंटे में कवर किया, लेट 1 घंटे में कवर किया, तो हो सकता है कि जो हमारा क्यूंस कौन सा OCD, यानी कि ये वाला भी उन्होंने 1 घंटे में कवर किया। मतलब समझे नहीं, हो सकता है इसका एरिया जो है, एरिया अलग चीज़ होती है, समझिए, एरिया मान लेते इसका 10 आया तो इसका भी एरिया क्या है 10 है, तो वो टाइम ना एरिया के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि आप यहाँ से इतना देखेंगे, नहीं इतना नहीं, ये टोटल एरिया देखेंगे। हो सकता है यहाँ से तो बहुत तेज चलता था ना कोई चीज़, जो प्लेनेट निकलता था सन के, तो वो बहुत स्पीड से निकलता है, आप पढ़ोगे बहुत स्पीड होती है, यहाँ पे कम स्पीड होती है। तो लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो सेम टाइम में वो सेम एरिया कवर करते हैं, सेकंड लॉ था उनका, ठीक है। थर्ड लॉ बड़ा फेमस है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट पीरियड, यानी कि r² / t² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो उनकी जो औसत दूरी है, उनके जो वो क्यूब है वो उसके परिक्रमण काल, मतलब सुनते हो पूरा जो चक्कर लगाने वाला है उसके क्या होता है, स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये बहुत सारी नीचे डिटेल्स हैं। तो आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। मैंने आपको 2 बातें समझाने की कोशिश की है, बाकी आप ये पढ़ लेना और आपको पढ़ना चाहिए। कोई डाउट हो मुझसे पूछिए, जो मिस्टेक है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ओके, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।